तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में थी केंद्र सरकार। इंडिया गठबंधन की सरकार रोकने में जुटी थी बीजेपी। विजय को सरकार बनाने का न्योता नहीं दे रहे थे राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने के लिए तैयार नहीं थे राज्यपाल। केंद्र सरकार के इशारे पर बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये साजिश है तमिलनाडु पर शासन करने की। बीजेपी को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली है। सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए और राज्य में जितने भी दल हैं उनमें से कोई भी दल इस वक्त बीजेपी का समर्थन लेने को तैयार नहीं है। फिर भी बीजेपी तमिलनाडु की सत्ता में आने के सपने देख रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर सवालों में घिरे हुए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि वो केंद्र के इशारे पर काम करेंगे या लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। राज्यपाल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल तो वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से जनता ने टीवीके को सरकार बनाने के लिए वोट दिया, लेकिन राज्यपाल ने जिस तरह से केंद्र के इशारे पर टीवीके सरकार को रोकने की कोशिश की, उससे अब बीजेपी ही घिरती दिखाई दे रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश कर रही थी? क्या टीवी के चीफ को रोकने के लिए अब ईडी और आईटी भी मैदान में आएंगी? क्या विजय का समर्थन करने वाले विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी होगी? और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। टीवीके के चीफ विजय ने बहुमत का समर्थन हासिल कर लिया है। वैसे तो एक दिन पहले भी उनके पास बहुमत का आंकड़ा पूरा हो गया था, जब दोनों वाम दल सीपीआई और सीपीएम के दो विधायकों ने उनके समर्थन का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस, जिसके पास 5 विधायक हैं, वो पहले ही टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी थी और एक विधायक वाली एएमएमके के विधायक ने भी विजय को समर्थन पत्र सौंप दिया था। यानी विजय के पास 118 विधायकों का समर्थन हो चुका था। फिर भी उन्हें सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया। कहा गया कि एक विधायक को किडनैप करके उन्होंने बहुमत जुटाया है और इसके बाद विजय को बीसीके और आईयूएमएल के 2 यानी कुल 4 विधायकों का समर्थन और मिल गया। यानी अब यह संख्या हो गई है 121, जिसके बाद तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो कोशिश बीजेपी हाईकमान की तरफ से चल रही थी, उस पर ब्रेक लगने की उम्मीद दिखने लगी है, क्योंकि अब विजय के सीएम बनने के रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो गई है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं रहा है। बीजेपी की तरफ से अभी भी कोशिश चल रही है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और सत्ता को किसी भी तरह से अपने हाथ में ले लिया जाए। तो अब सवाल ये कि आखिर ये सब क्यों कहा जा रहा है? तो इसके लिए अब आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं कि आखिर तमिलनाडु में चल क्या रहा है, कैसे तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिशें हो रही थी। तो आप ये तो जानते ही हैं कि किसी भी राज्य में उसकी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई सरकार बन जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तब विधानसभा अपने आप ही भंग हो जाती है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल का ही मामला देखें, जहां ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया तो राज्यपाल ने 7 मई को विधानसभा भंग कर दी, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा था। ऐसे में राज्यपाल की तरफ से उठाए गए इस तरह के फैसले को अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि तमिलनाडु में भी पश्चिम बंगाल के 7 चुनाव हुए। यहाँ विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर 10 मई तक सरकार नहीं बन पाती है तब राज्यपाल की तरफ से विधानसभा भंग कर दी जाएगी, और अगर राज्यपाल ऐसा नहीं करते भी हैं तब भी विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने पर वो खुद ही अपने आप भंग मान ली जाएगी और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और बीजेपी की तरफ से यही कोशिश चल रही थी कि किसी तरह से 10 मई तक सरकार ना बन पाए और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। और कांग्रेस को इस बात का पहले से ही एहसास था कि बीजेपी इस तरह की साजिश कर सकती है तमिलनाडु में, इसीलिए पार्टी की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले विजय के समर्थन का ऐलान कर दिया गया उसी दिन, जिस दिन नतीजे आए, यानी कि 4 मई को। विजय के पास 108 सदस्य थे और कांग्रेस ने काउंटिंग के दिन ही विजय को समर्थन देकर यह संख्या पहुंचा दी थी 113। कांग्रेस ने विजय का समर्थन किया और इसी के चलते आज विजय सरकार तक पहुंच पाए हैं, नहीं तो वाम दल और आईयूएमएल का समर्थन मिलना उनके लिए बेहद मुश्किल था। सीपीआई के नेता डी राजा ने इसका संकेत भी दे दिया कि उनकी पार्टी सरकार का समर्थन करने के लिए शायद तैयार ना होती। कांग्रेस ने जब टीवीके का समर्थन कर दिया उसके बाद बहुत कम विकल्प बचे थे और सीपीआई को टीवीके का समर्थन आखिरकार करना ही पड़ा। लेकिन बहुमत का आंकड़ा वाम दलों के समर्थन के बाद भी नहीं मिल पाया था।
हाँ, विजय सरकार बनाने के करीब जरूर पहुंच गए थे, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाए थे। इसके बाद विजय पर इस तरह के आरोप लगाए जाने लगे कि वो सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। सबूत जुटाने के लिए बड़ी साजिश रची गई। टीटीवी दिनाकरन ने दावा किया कि विजय ने उनकी पार्टी एएमएमके के विधायक कामराज को पैसे का लालच दिया। यहां तक कहा गया कि कामराज जब तैयार नहीं हुए तो उनका अपहरण कर लिया गया। दबाव में एक पत्र भी लिखवाया गया कि वो टीवीके का समर्थन करने को तैयार हैं, और सबूत के तौर पर एक वीडियो जो टीवीके की तरफ से ही पोस्ट किया गया था उसे दिखाया। वीडियो में कामराज टीवीके का समर्थन करने वाला पत्र लिख रहे हैं, जबकि वीडियो देखकर कहीं से नहीं लग रहा है कि कामराज पर इसके लिए कोई दबाव था। बाद में कामराज खुद राज्यपाल से मिलने पहुंचे और विजय के समर्थन के दावे से ही मुकर गए। कहा कि मैंने विजय का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद राज्यपाल का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि विजय ने फर्जी साइन किया हुआ पत्र सौंपकर असंवैधानिक काम किया है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि पत्र कामराज ही लिख रहे हैं, किसी दबाव में भी लिखते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये बात आप सभी को पता है कि टीटीवी दिनाकरन बीजेपी हाईकमान के करीबी माने जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी एएमएमके एनडीए में रहते हुए चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी को कोई सीट नहीं मिल पाई थी, इसलिए केंद्र में इस दल का होना या ना होना एक बराबर था। इस बीच विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर लिया। एआईएडीएमके इस गठबंधन में एएमएमके को लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन बीजेपी के दबाव में उसे ये गठबंधन करना पड़ा था, और अब दिनाकरन की पार्टी के विधायक का पहले टीवीके को समर्थन देने का ऐलान, फिर दिनाकरन का ये कहना कि हमारा विधायक गायब हो गया है, हम पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे, फिर विधायक कामराज का अचानक वापस आना, राज्यपाल से मिलकर ये कहना कि उनका अपहरण हुआ था, उनका पत्र फर्जी है। ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश की गई है, और यह साजिश थी किसी तरह से राष्ट्रपति शासन लागू करने की। कामराज के सहारे विजय को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। विधायक के अपहरण और जाली पत्रों के हालिया आरोपों ने स्थिति को पूरी तरह से तैयार कर दिया था। दावा यहां तक किया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में शपथ का कार्यक्रम पूरा होने के बाद दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाने की तैयारी भी हो गई। राज्यपाल से तमिलनाडु के हालात पर रिपोर्ट मांगने की भी तैयारी थी, और रिपोर्ट के लिए कामराज को बड़ा मोहरा बनाया गया था। यानी राज्यपाल की तरफ से यह रिपोर्ट केंद्र को भेजी जा सकती थी कि तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए खरीद फरोख्त हो रही है, और इसे रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। विधानसभा भंग कर नए चुनाव की बात भी बीजेपी के अंदर शुरू हो गई थी, लेकिन अब बीजेपी की हर साजिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। लेकिन राज्यपाल की भूमिका जरूर सवालों में आ गई है। वैसे तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन पहले ही ये कह चुके हैं कि राज्यपाल की कोई जरूरत राज्यों को नहीं है, राजभवन सिर्फ सरकार के खिलाफ साजिश का केंद्र बनते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।